फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 11 गणित का जो आपका 9वां चैप्टर था अनुक्रम एवं श्रेणी, इसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है। प्लेलिस्ट का जो नाम है आपका कक्षा 11 गणित अनुक्रम एवं श्रेणी, ठीक है। तो आप चैनल पर स्क्रॉल करके जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। 15 तक हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो 15 तक हमने बता दिया। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में 15 से आगे यानी 16 नंबर का क्वेश्चन करके पहले बताएंगे, उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि m संख्याओं को 1 तथा 31 तक रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। तो आप देखिए यहां तक हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गया कि m संख्याओं को 1 तथा 31 तक रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। यानी हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो दिया है हमारे पास कि 1 और 31 ये हमारे पास संख्या है। इसमें जो है m संख्या है, तो m संख्या मान लेते हैं हमारे पास क्या है, a1 है, a2 है और a3 डॉट डॉट आपका क्या है, am है, ठीक ने। ये हमने 1 तथा 31 के बीच m संख्या मान लिया, a1 a2 a3 डॉट डॉट am, ठीक ने। और ये आपका जो श्रेणी बन रहा है ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। और सातवीं एवं m-1 संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 5:9। और क्या दिया है कि सातवीं और m-1 यानी tm-1 संख्याओं का अनुपात जो दिया है 5:9 यानी 5/9 है। तो हमको निकालना क्या है, m का मान हमको ऑलरेडी निकालना है। m का मान पहले हमको निकालना है, ठीक है, पहले या बाद में, यानी हमको कुल मिलाकर m का मान आपको फाइंड करना है। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट हमको दिया है, ठीक है। तो देखिए m का मान आपको निकालना है, तो m का मान आप कैसे निकालें, यानी सातवां पद का मान रखेंगे और m-1वां पद का मान रखेंगे, ठीक है। तो जब सातवां पद और m-1वां पद निकालेंगे, तो जब सातवां पद यानी हमको a पता है, प्रथम पद पता है, लेकिन d हमको पता नहीं है, तो d हम कैसे निकालेंगे, इस अंतिम पद से पहले d निकाल लेते हैं। तो देखिए अंतिम पद हमको पता है, यानी अंतिम पद हमको क्या दिया है, अंतिम पद यानी tn बराबर आपका कितना दिया है, आपका 31। और प्रथम पद भी पता है, प्रथम पद हमारे पास कितना है आपका, a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक ने। तो अंतिम पद पता है, यानी nवां पद का फार्मूला tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn आपका कितना दिया है 31, a आपका दिया है 1 प्लस, अब देखो n का मान क्या रखेंगे। अब देखिए हमने 1 तथा 31 के बीच हमने m संख्या मान लिया, a1 a2 a3 और डॉट डॉट am है। तो अगर इसमें हम n का मान निकालें तो n का मान हमारे पास क्या होगा, हमने तो पहले मान लिया कि 1 तथा 31 के बीच m संख्या है, यानी m आपका क्या है, संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन आगे से हमको क्या पता है, 1 तथा 31 यानी दो संख्या हमको आगे से ही पता है, तो दो संख्या इसमें जुड़ जाएंगी, यानी n का मान क्या होगा, m+2 हो जाएगा। तो n के जगह पे क्या होगा, m+2 माइनस 1 और ये आपका क्या हो जाएगा d। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 31 माइनस 1 और +2 में से 1 घटाएंगे, m+1 होगा और ये आपका d। 30 बटे क्या होगा, m+1 बराबर d के, यानी d का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 30 बटे, यहां लिख लेते हैं कि d का मान हमने क्या निकाला है, 30 बटे m+1, ये हमने निकाल लिया। d का मान 30 बटे m+1 आपका निकल आया। अब देखिए हमको, अब यहां हम क्या करेंगे, सातवां पद और m-1वां पद का फार्मूला रखेंगे और इसमें हम d का मान रखेंगे, तब जाकर हमारे पास आपका क्या होगा, m का मान पता होगा कि 1 तथा 31 के बीच यानी m-वां पद आपका क्या है, ठीक ने। चलिए तो अब यहां लिखते हैं t7 बटे आपका tm-1 बराबर 5/9 के। अब देखिए t7 जब निकालेंगे तो t7 का फार्मूला होता क्या, a + 6d, क्या होता है, a + 6d होता है। लेकिन ये तब होता है जब हमको प्रथम पद पता ना हो, तब हम t7 का मान, सातवां पद का मान जब निकालते हैं तो क्या रखते हैं, a + 6d, यानी सातवां पद जब निकालते हैं तो a + 7 - 1 इंटू d करते हैं,
A+7 तब तो जाकर A+6D, यानी सातवां पद A+6D होता है। लेकिन जब आपको प्रथम पद पता हो तो उस दशा में जो हमारे पास सातवां पद होगा वो आपका क्या होगा, A+7D हो जाएगा। उस दशा में हमारे पास अगर आठवां पद पूछता तो A+ कितना होता, 8D होता। A+ कितना होता, 8D होता। क्यों होता, क्योंकि हमको उस दशा में प्रथम पद हमको ज्ञात है। अगर प्रथम पद ज्ञात नहीं होता तो सातवां पद क्या होता, A+6D होता। आठवां पद क्या होता, A+7D होता। लेकिन प्रथम पद पता है तो सातवां पद की जगह हमारे पास क्या होगा, A+7D। और यहाँ हमारे पास n की जगह क्या है, M-1, यानी A+n की जगह पे M-1 इंटू D, ठीक ने, बराबर 5/9, ठीक नहीं। ये अब A का मान 1+D का मान 30/M+1/1 प्लस यहाँ पर M-1 और D का मान हमारे पास कितना है 30/M+1 बराबर कितने के, 5/9 के। सरल कर लेते हैं तो M+1 यानी 3 मल्टीप्लाई 7×3 = 21 यानी 210 बटे इधर से M+1 हो जाएगा प्लस अंदर गुणा 30M और माइनस कितना होगा 30, ठीक है। और इधर से M+1 और M+1 आपका कैंसिल हो गया 5/9 के। अब इसको जोड़ लेते हैं तो पहले चलिए इसको रब कर लेते हैं यहाँ तक। अब हमको कुल मिलाकर M का मान निकालना है। तो चलिए, तो देखिए यहां से आपका क्या होगा, यहां पर तो देखिए आपका M+1 यहां हो गया और ये हमारे पास 7×21 यानी 210। तो यहां से आपका M+211 ये हो जाएगा, 210 और 1 जुड़कर इधर से M और 30M 31M हो जाएगा। 30 में से 1 घटा देंगे, -30 में से 1 घटाएंगे -29, 5/9 की। 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 9M हो जाएगा और 9 के 9 9 के 9 और 9 दूना 1899 और 1899 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1899 बराबर इसमें 5×1 = 5 और 5×3 = 15, ठीक ने, 30 और 1। तो यहाँ पर हमने 30M माइनस कितना हो गया आपका 30 हुआ और M+1, ठीक है, आपका ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं तो देखिए 5×1 = 5 5×3 = 15 यानी 155M आपका ये हो जाएगा। इसमें 5×9 = 45 का 5 होगा, 5 दूना 10 और 10×4 = 14, ये हो जाएगा 145। ये आपका 155M - 145। अब M वाला एक तरफ तो 9M - 155M बराबर -145 और -1899 ये। तो 155 में से 9 घटाएंगे तो -146M हो जाएगा और इसको जब जोड़ देंगे तो माइनस कितना होगा 2044 ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो इधर से M बराबर आपका कितना हो जाएगा 2044 और बटे कितना हो जाएगा 146, कैंसिल कर लेंगे तो जो M का मान आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। M का मान 14 होगा, यानी 1 तथा 31 के बीच जो यमवा पद था, कुल कितने पद थे 14 पद आपके थे। तो 14 और 2 हमको ऑलरेडी पता था यानी 16 पद, कुल मिलाकर कितने पद हो गए 16 पद। लेकिन हमको पूछा था कि 1 तथा 31 के बीच यमवा पद पूछा था। तो 1 तथा 31 के बीच कुल कितने पद थे 14 पद थे, यानी यमवा पद यानी AM बराबर कितना था आपका 14 था, आपका कितना था आपका 14 था। तो कुल मिलाकर M का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन यहीं पर आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब 9.2 का 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन आपका दिया है, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान ₹100 की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में ₹5 प्रतिमाह बढ़ाता है तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। देखिए मतलब कोई व्यक्ति है वो जो अपने ऋण का भुगतान वो आपका ₹100 से करता है और ₹100
में क्या करता है, वह प्रत्येक किस्त में ₹5 प्रतिमाह बढ़ाता है, ₹5 बढ़ाते चला जा रहा है। तो 100 पहला हो गया, 105, 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110। तो इस तरीके से ये पूछ रहा है कि ₹5 प्रतिमाह बढ़ाता 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। यानी हमको कुल मिलाकर ये बताना है, T30 का मान बताना है कि 30वां पद क्या होगा। अगर समांतर श्रेणी की लैंग्वेज में कहें 30वां पद क्या होगा, 30वीं किस्त क्या होगी। तो 30वीं किस्त यानी फार्मूला 11वां पद का, तो a प्लस आपका कितना होगा, यानी 30 माइनस 1 और d ये होगा, यानी T13 a का मान हमको पता है 100 प्लस 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 करेंगे 29 और d, तो d इसमें आपका क्या है, कितना बढ़ाता चला जा रहा है, ₹5 बढ़ाता चला जा रहा है। तो यही डी अगर निकालेंगे सब में सार्वमांतर क्या है आपका, क्या है 5 है। तो T30 बराबर कितना हो जाएगा 100 और इधर से 29 गुणे 5 कर लीजिए, 5 9 45 और 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 4 कितना होगा 14, 145। तो T30 का जो मान होगा वो आपका कितना होगा, 100 और 145 जोड़ देते हैं तो आपका कितना होगा 245। यानी 30वीं यहां लिखेंगे, 30वीं किस्त की जो राशि होगी, किस्त की राशि जो होगी वो आपकी कितनी होगी, ₹245 होगी, ₹245 होगी। 30वीं किस्त की राशि जो होगी वो आपकी कितनी होगी, ₹245 होगी। तो इस प्रकार 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका प्रश्नावली 9.2 का 18वां क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9.2 का आप 18वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक बहुभुज की दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है, यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है हमको। यानी सबसे छोटा कोण, अब यहां देखिए सबसे छोटा कोण आपका कितना दिया है, सबसे दिया क्या है, यानी दिया क्या है, ठीक है, सबसे छोटा कोण आपका कितना दिया है 120 डिग्री दिया है, और इनका जो अंतर है दो क्रमिक, यानी दिया है ना कि बहुभुज की दो क्रमिक अंतःकोणों का जो अंतर है वो आपका कितना दिया 5 डिग्री। यानी 120 डिग्री अगर हम पहला कोण मान रहे हैं तो दूसरा क्या होगा 125 डिग्री होगा, तभी तो इसके अंतर जो होगा वो आपका क्या होगा 5 का होगा, तीसरा 130 डिग्री होगा, डॉट डॉट इस तरीके से। तो अब इसमें हमसे ये पूछा है कि यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या यानी n का मान हमको निकालना है, n का मान निकालना। तो इसमें अंतर यदि का, इसमें का एक बहुभुज की दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है, यदि सबसे छोटा कोण कितना है 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अंतर आपका कितना दिया है कि एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर कितना 5 डिग्री है, और यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमको निकालनी है, यानी n का मान हमको निकालना है कि इसमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, n पदों का योगफल का फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, n पदों का योगफल अगर यहाँ लगाते हैं तो SN बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें यानी आपका SN n हमको पता नहीं है, a का मान पता 120 डिग्री है, n हमको पता नहीं n-1, और d का मान हमारे पास कितना है 5, ये हमको पता है। ठीक है, यानी d हमको पता है आपका क्या है 5 है, जो सार्वमांतर वो आपका कितना 5 है। अब देखिए अगर यहाँ योग का फार्मूला लगाए हैं तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का जो योग होता है, योग का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, बहुभुज की भुजाओं की संख्या के योग का फार्मूला, इस संख्या के योग का जो फार्मूला होता है SN बराबर 180 n-2 होता है। 180
180 डिग्री n माइनस क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक है, तो एस एन का मान पूरा इतना है। अब यहाँ रख लेते हैं एस एन का मान, तो n/2 और आपका कितना हो जाएगा, इधर से 12 दूना 24 यानी 240 प्लस n-1 और 5 ये। अब इधर से ये आपका है तो यानी 180 और n-2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो अब इसमें n 240 और 2 का गुणा इसमें इधर कर लेते हैं, तो 2 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 180 दूना कितना होगा 360 और n-2 ये हो जाएगा। 240 प्लस 5n माइनस 5 ये हो जाएगा। अब इधर से अंदर इसको सरल कर लेते हैं, 240 में से 5 घटाएंगे 235 प्लस 5n और इसमें 360n और माइनस आपका कितना होगा 36 दूना 72 यानी 720 ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका कितना होगा, इसमें अंदर गुणा 235n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 360n प्लस 720 बराबर 0। 5n स्क्वायर हो गया, 360 में से 235 घटा दीजिए, 360 में से 235 आप घटा देंगे। ठीक है, तो अगर 360 में से आप 235 घटाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 360 में से 235 घटाएंगे तो माइनस 125n हो जाएगा और प्लस 720 बराबर 0। 5 कॉमन है तो अगर 5 कॉमन कर लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस कितना होगा आपका 25 25 125 और प्लस आपका कितना होगा 144। 5 1 के 5, 5 चौक के 20 और 5 चौक के 20 बराबर 0 के। अब इसी को हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया, तो द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी को सरल कर लेते हैं, जो मान आएगा वही आपका क्या होगा n का मान हो जाएगा, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपका वही हो जाएगा। तो इसको सरल कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, मिडिल पद को लाना है n स्क्वायर माइनस 144 का ऐसा गुणनखंड करें जोड़ने घटाने पर -25 n आपका आ जाए, तो -25 यानी 16 नामा 144 16 n माइनस 9n और प्लस कितना होगा 144 बराबर 0। n कॉमन n-16 माइनस 9 कॉमन n-16 बराबर कितना होगा 0। तो n-9 और n-16 बराबर 0। n का मान 9 और n का मान 16, लेकिन जो आपका मान होगा n बराबर 9 आपका सही होगा। ठीक है ना, ये तो n का मान आपका कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमने आपका बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी 9 और 16, जो मान होगा वो आपका 9 होगा, क्योंकि 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जो भी मान आए वो आपका क्या होना चाहिए, अंतिम पद जो होना चाहिए आपका 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो देखिए ये आपका प्रश्नावली 9.2 के हमने सभी क्वेश्चनों का आपका कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि मतलब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में अंतर क्या होता है। ठीक है, एक तरफ आपका समांतर श्रेणी रहेगा, एक तरफ गुणोत्तर श्रेणी होगा, उसमें अंतर क्या है, उसका व्यापक पद इसका व्यापक पद क्या होता है, इस मतलब समांतर श्रेणी में सार्वमांतर कैसे निकालते थे, अब गुणोत्तर श्रेणी में सार्वमांतर कैसे निकालेंगे, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।